जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम लोग साइंस का सेट नंबर 57 को करेंगे, ठीक ना। उसमें हम लोग जो है आज दर्पण तथा लेंस से संबंधित जो है ना कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे, ठीक है। जैसे देखिए, जैसे कहता है कि दर्पण में जो है ना आपको यहाँ फोकस पर प्रतिबिंब अनंत पर रखा गया है वस्तु, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, मतलब प्रतिबिंब की स्थिति को हम लोग देखेंगे दर्पण और लेंस दोनों में, ठीक ना। और वो भी पूरे आसान तरीका से, ठीक है। आपको एक बार में जो है ना आपको ये दिमाग में छप जाएगा, ठीक ना। और जो भी दोस्त चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें तथा अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। तो इसका पीडीएफ जो है हमारे टेलीग्राम चैनल नॉलेजबल पीडीएफ पर अपलोड कर दिया गया है और टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, ठीक ना। चलिए, आज के पहला प्रश्न को शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ हमें याद दिलाना है। याद दिलाना ये है कि देखिए, आज 30 तारीख है, यानी कि 30 नवंबर 2023 है, ठीक ना। आज जो है ना हम लोगों के लिए क्या है, क्रांति का दिन है, ठीक ना। आज हमको जो है 10 AM से, आज सुबह 10 बजे से हम लोग को ट्वीट करना है ट्विटर पर, ठीक ना। मोदी जी #मोदी जी रेलवे वैकेंसी दो, ठीक ना। इस पर ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को ट्वीट करना है, ठीक ना। इस चीज़ को हमें याद दिला दिए फिर से, ठीक। देखिए, इसको जो है ना लगा करके आपको ट्वीट करना है, सबको जो है आपको ट्वीट करना है लगा करके, ठीक। चलिए, आप पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न कहता है कि एक बंद मार्ग पर किसी संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है। यानी बंद मार्ग है, ठीक है। किसी बंद मार्ग पर जो है संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा, ठीक है। देखिए, जैसे कोई बंद मार्ग है, ठीक। इसी बंद मार्ग पर अगर सीधा बोलता है किया गया कार्य क्या है, तो बंद मार्ग पर कार्य क्या हो जाएगा। देखिए, यहाँ से चले फिर यहीं पहुँच जाते, यहाँ से चले फिर यहीं पहुँच जाते, तो क्या होता है, यहाँ पर कार्य जीरो हो जाता है, ठीक नहीं। कार्य क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। लेकिन यहाँ हमसे एक पॉइंट कह दिया है कि संरक्षित बल द्वारा, ठीक नहीं। यहाँ संरक्षित बल के द्वारा कार्य क्या होगा, ठीक है। सबसे पहले हम संरक्षित बल को समझते हैं क्या होता है। देखिए, संरक्षित बल क्या होता है कि वह बल जो कि पथ पर निर्भर नहीं करता। संरक्षित बल क्या होता है कि पथ पर निर्भर नहीं करता है, चाहे ये गोलाकार पथ हो, चाहे ये रेखीय पथ हो, चाहे ये वक्राकार पथ हो, कैसे भी पथ हो, तो इस पर तो ये निर्भर करेगा ही नहीं, तो इससे हमको कोई मतलब ही न है, ठीक है। अभी दूसरा बात इसमें कहा है कि संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य हमेशा न्यूनतम होता है। संरक्षी बल द्वारा कार्य जो है हमेशा न्यूनतम होता है। और संरक्षी बल जो है, उदाहरण इसका है गुरुत्वाकर्षण बल जो है एक प्रकार का संरक्षी बल है, ठीक है। अब देखिए असंरक्षी बल, देखिए असंरक्षी बल जो है या पथ पर निर्भर करता है, ठीक है। पथ पर निर्भर करेगा कि पथ कैसा है, खुरेदार है या गोलाकार है या रेखीय है या वक्राकार है, कैसा है, इस सब पर चीज़ पर है ये निर्भर करेगा असंरक्षी बल। और असंरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है। और संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, यानी पूर्ण पथ पर जो है इसके द्वारा किया गया कार्य जो है शून्य होता है। अब असंरक्षी बल का उदाहरण है घर्षण बल। घर्षण बल कैसा है, तो असंरक्षी बल है। अब देखिए, हमसे प्रश्न क्या पूछा है। प्रश्न का है कि एक बंद मार्ग पर संरक्षित बल द्वारा किया गया कार्य क्या होगा। संरक्षित बल जो है मार्ग पर तो निर्भर करेगा ही नहीं, तो ठीक है। इसके द्वारा कार्य क्या क्या होगा, तो इसके द्वारा किया गया कार्य न्यूनतम होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। चलिए, अगला प्रश्न है कि जब पिंड वृत्ताकार मार्ग पर स्थित स्थिर कोणीय वेग से गतिमान है तो कोणीय त्वरण क्या हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए, स्थिर कोणीय वेग से यानी कि स्थिर वेग से गतिमान है, ठीक ना। कि स्थिर वेग से गतिमान, स्थिर वेग कहने का मतलब क्या हुआ, जैसे कोई वस्तु अभी ए स्थिति पर है और जब बी स्थिति पर जाएगा, तो अगर ए स्थिति पर इसका 2 मीटर पर सेकेंड इसका वेग है, तो यहाँ पर भी 2 मीटर पर सेकेंड का वेग है, ठीक है ना। यानी क्या हुआ, इसका वेग स्थिर है, ठीक है। स्थिर वेग है, इसका मतलब क्या होगा, इसका त्वरण जीरो है, त्वरण जीरो है, तभी तो स्थिर वेग हो गया। स्थिर वेग है तो इसका त्वरण का मान क्या हो जाएगा, इसका त्वरण का मान जीरो हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। देखिए, अगला प्रश्न है कि एक सरल लोलक के गोलक जो है माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकेंड में पहुंचती है, तो इसका आवर्तकाल क्या है। देखिए, सबसे पहले हम आवर्तकाल को समझते हैं। जब हम आवर्तकाल को समझ लेंगे तो ये क्वेश्चन बनाना आसान हो जाएगा, ठीक ना। देखिए, आवर्तकाल क्या होता है। देखिए, कोई एक सरल लोलक है, ठीक, सरल गोलक है, लोलक के गोला है, ठीक ना, सरल लोलक है। अभी ये क्या कर रहा है कि इसमें जो है जब ये देखिए सरल लोलक पहले यहाँ है, ठीक ना। देखिए, एक आवर्तकाल कैसे पूरा होगा, जैसे यहाँ से जो है ना आपको चला, पहले माध्य स्थिति में आएगा, पुनः यह महत्तम स्थिति में चल जाएगा, महत्तम विस्थापन में, पुनः यहाँ चलेगा, पुनः जब ये दोबारा यहीं पर आ जाएगा, तो इसको जितना टाइम लगेगा उसे ही हम क्या कहेंगे, आवर्तकाल कहेंगे, ठीक है ना। जरूरी नहीं कि यहीं से स्टार्ट होगा, ये माध्य स्थिति से भी स्टार्ट हो सकता है। जैसे माध्य स्थिति से स्टार्ट हो गया, पुनः यहाँ आया, पुनः यहाँ आएगा और पुनः यहाँ आ गया, पुनः यहाँ आ जाएगा, तब ये आवर्तकाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए, प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है कि एक सरल लोलक के गोलक माध्य स्थिति से महत्तम स्थिति में 0.4 सेकंड में पहुंच जाते हैं, ठीक है। एक सरल लोलक है, एक लोलक है, ठीक। अभी ये माध्य स्थिति में, चलिए माध्य स्थिति में इसको रख देते हैं। माध्य स्थिति से जो है ये महत्तम स्थिति में, यानी महत्तम स्थिति यहाँ आ जाएगा आपको। महत्तम स्थिति मतलब यहाँ से यहाँ जाने में आपको टाइम कितना लगा है, तो 0.4 सेकेंड लगा है, ठीक ना।
तो इससे हमसे आवर्तकाल पूछेंगे। आवर्तकाल मतलब क्या हुआ, मतलब पूरे दोलन में जो समय लगेगा, मतलब एक दोलन पूरा करने में, तो उसे आवर्तकाल कहलाएंगे। देखिए आप देखिए, यहाँ से पहले ये यहाँ आएगा एक दोलन पूरा करने के लिए, तो यहाँ से पहले यहाँ गया तो 0.4 सेकंड लगेगा, और पुनः यहाँ से वापस आ जाएगा तो फिर पुनः 0.4 सेकंड लगा, यानी कितना हो गया टोटल 0.8 सेकंड हो गया यहाँ तक में, ठीक है, यहाँ से यहाँ पहुँचने में। अब पुनः जब यहाँ से यहाँ जाएगा तो पुनः लग जाएगा इसको 0.4 सेकेंड, ठीक। एक आवर्तकाल अभी भी पूरा नहीं हुआ, इतना और बचा हुआ है। पुनः जब यहाँ आ जाएगा तब फिर लग जाएगा आपको 0.4 सेकेंड, ठीक है। आप देखिए अब इसको जोड़ेंगे तो कितना टाइम लगेगा टोटल, तो 8 4 12 4 16 6 बाकी 1, मतलब यानी 1.6 सेकेंड लगा, ठीक है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 1.6 सेकेंड। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित का सही मिलान करें, ठीक है ना, इसमें सही मिलान करना है, ठीक है ना। अब देखिए रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग का यूज क्या होता है, तो रेडियो तरंग का यूज जो है आपको सेलुलर फोन में होता है, ठीक है ना। तो रेडियो तरंग का यूज हो जाएगा आपको सेलुलर फोन में। तो सेलुलर फोन किस में दिया हुआ था, सेलुलर फोन 3 में दिया है, 3 रेडियो तरंग सेलुलर फोन में। अब सूक्ष्म तरंग जो है, सूक्ष्म तरंग का यूज किस में होता है, तो सूक्ष्म तरंग का यूज होता है आपको विमान का जो है नेविगेशन है इसमें इस्तेमाल करता है, ठीक है ना। विमान नेविगेशन में इस्तेमाल, रडार प्रणाली में होता है सूक्ष्म तरंग का उपयोग। देखिए अवरक्त किरणें है, तो अवरक्त किरणें का उपयोग होता है आपको घरेलू जो है इलेक्ट्रॉनिक रिमोट में स्विचिंग के लिए जो है आपको अवरक्त किरणें का। गामा किरणें, गामा किरणें का यूज किस में होता है, तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में होता है, ठीक है ना, यानी एस का 4 हो जाएगा। अब देखिए किस ऑप्शन में दिया हुआ, यानी पी का हो जाएगा 3, यानी सेलुलर फोन, रेडियो तरंग का यूज सेलुलर फोन में होता है, तो पी का 3। देखिए पी का 3 इसमें भी है और इसमें भी है, ठीक, ये दोनों तो कट गया, देखिए पी का 3 है ही नहीं। अब देखिए क्यू है, क्यू का जो है क्यू यानी कि सूक्ष्म तरंग, सूक्ष्म तरंग का यूज होता है आपको विमान नेविगेशन के इस्तेमाल में जो है रडार प्रणाली में होता है, तो यानी कि क्यू का 2, तो क्यू का 2 देखिए यहाँ है और क्यू का 4 यहाँ है, यही 2 में तो ये मिल गया, या और सबको भी मिला लेते हैं। जैसे आर है, आर का क्या हो जाएगा, अवरक्त किरण, अवरक्त किरण का 1 हो गया, ठीक है, ये भी सही है। अब गामा किरण, गामा किरण का यूज होता है कैंसर की कोशिकाओं को नष्ट करने में, जो कि 4 में दिया, ये भी सही, यानी कि इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला प्रश्न है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है। देखिए समतल दर्पण जो होता है उसमें हमेशा कैसा प्रतिबिंब बनता है, देखिए समतल दर्पण होता है उसमें जो हमेशा आभासी बनता है, आभासी को ही काल्पनिक कहते हैं, ठीक ना, आभासी या काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, और प्रतिबिंब हमेशा सीधा होगा, ठीक ना, और वस्तु के बराबर होगा प्रतिबिंब, और ये पार्श्व उल्टा होगा, ठीक ना। पार्श्व उल्टा मतलब क्या हुआ कि वस्तु का जो है दाहिना हाथ दर्पण प्रतिबिंब में जो है ना उसका बायां हाथ शो करेगा, ठीक ना, उसे ही हम पार्श्व उल्टा कहते हैं, ठीक ना। अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक समतल दर्पण द्वारा बनाई गई छवि की विशेषता क्या है। देखिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कि समान आकार का होगा, ठीक ना, और सीधी होगा, ठीक है, समान आकार का तो होगा, समान आकार का होगा, ठीक है, सीधी भी होगा, पार्श्व तौर पर उल्टी होगा, हाँ पार्श्व तौर पर उल्टा भी होगा, और आभासी भी होगा, यानी आभासी यानी काल्पनिक होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। अब देखिए अब अगला प्रश्न को देखने से पहले हम किस किस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है हम सब चीज़ को देख लिए। समतल दर्पण में सबसे पहले हम देख लिए हैं कि आभासी, काल्पनिक, सीधा, बराबर तथा पार्श्व उल्टा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। अब देखिए अब हमको जो है अवतल दर्पण में देखना है, ठीक है। अवतल दर्पण देखिए इमेज फॉर्मेशन ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, सॉरी कॉनकेव मिरर, तो कॉनकेव मिरर किसको कहते हैं, अवतल दर्पण को कहते हैं, ठीक। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है इसको हमें देखने हैं। देखिए सबसे पहले क्या होता है, अवतल दर्पण में कितना स्थिति होता है, तो अवतल दर्पण में टोटल 6 स्थिति होता है, ठीक है। 6 स्थिति में पहला देखिए, पहला है कि जब वस्तु को जो हम अनंत पर रखें, देखिए वस्तु ये अनंत है, जब हम वस्तु को अनंत पर रख दिए तो इसका प्रतिबिंब जो है ना फोकस पर बनेगी, ठीक है। देखिए वस्तु को अनंत पर रख दिए, देखिए ये गया लाइट और यहाँ पर कट गया, यानी फोकस पर इसका प्रतिबिंब बन गया, ठीक ना। प्रतिबिंब कहाँ पर बन गया, फोकस पर बनती है, और जो फोकस पर जो प्रतिबिंब बनेगा ये अत्यधिक छोटा होगा, ठीक ना। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, तो ये छोटा होगा, तो छोटा तो होगा ही लेकिन ये वास्तविक और उल्टा होगा। ये कैसा प्रतिबिंब होगा, प्रतिबिंब का प्रकृति, तो ये वास्तविक एंड उल्टा हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा स्थिति होता है अवतल दर्पण में कि जब वस्तु को जो है हम यानी कि वक्रता केंद्र के परे रखते हैं, कि वक्रता केंद्र के परे मतलब क्या हुआ कि अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखते हैं, ठीक ना। जब हम अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में रखेंगे वस्तु को तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, देखिए इसका प्रतिबिंब आपको बन जाएगा वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, देखिए यहाँ वक्रता केंद्र और यहाँ पर फोकस, यहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक ना। अब देखिए इस प्रतिबिंब का प्रकृति कैसा होगा, तो ये प्रतिबिंब जो है ना छोटा हो जाएगा, ठीक। ये प्रतिबिंब कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और ये वास्तविक उल्टा तो होगा ही क्योंकि अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा प्रतिबिंब बनता ही है, सभी स्थिति के लिए वास्तविक उल्टा ही होगा, ठीक। अब देखिए अब अगली स्थिति क्या आएगा कि जब हम वस्तु को जो है ना वक्रता केंद्र पर ही रख देंगे, ठीक है। देखिए वक्रता केंद्र पर ही जब हम वस्तु को रख देंगे उस स्थिति में क्या होगा, तो प्रतिबिंब जो है ना वक्रता केंद्र पर ही बनेगी, ठीक है। जब वक्रता केंद्र पर रखेंगे, देखिए एक समांतर रेखा गुजारेंगे, क्या हो जाएगा, कट करके यहाँ देखिए समांतर रेखा यहाँ पर कटा है, ये कहाँ पर प्रतिबिंब बन जाएगा, तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और वस्तु जो है आकार कैसा हो जाएगा वस्तु का, तो वस्तु का आकार क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा,
और इसका प्रकृति कैसा होगा, तो प्रकृति तो अवतल दर्पण में हमेशा एक ही समान ही होता है, यानी कि वास्तविक और उल्टा होगा, वास्तविक एंड उल्टा होगा। अब देखिए, अब हम वक्ता केंद्र पर रख दिए, तो अब देखिए अगला स्थिति क्या होगा कि जब हम वस्तु को जो है ना वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रखेंगे, ठीक है, वक्ता केंद्र यहाँ है और वक्ता केंद्र ये है और फोकस पर के बीच में रखेंगे। जब हम वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में जब वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, कि सी से परे बन जाएगा। सी से परे मतलब क्या हुआ कि वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा, ठीक है ना, वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। और यह प्रतिबिंब कैसा होगा, तो यह प्रतिबिंब जो है ना वस्तु के आकार से बड़ा होगा, ठीक है ना, वस्तु आकार से बड़ा होगा। और प्रतिबिंब की प्रकृति कैसा होगा, तो ये वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। कि कैसा होगा, वास्तविक और उल्टा हो जाएगा। अब देखिए, अब प्रतिबिंब को कहाँ रखेंगे, अब प्रतिबिंब को देखिए अगला स्थिति में कहाँ रखेंगे, जब प्रतिबिंब को फोकस पर होती है, जब वस्तु जो है आपको फोकस पर रखेंगे, यानी वस्तु को जब एफ पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब देखिए अनंत पर बनेगा, ठीक, यहाँ अनंत है तो यहाँ पर इसका प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। तो इसका प्रतिबिंब कैसा निर्माण कैसा अनंत पर होता है और ये अत्यधिक बड़ा होता है, ठीक ना। ये कैसा प्रतिबिंब होता है, तो अत्यधिक बढ़ा हुआ होता है, ठीक ना। और ये वास्तविक और उल्टा तो होगा ही, क्या होगा, वास्तविक एंड उल्टा होगा ही, ठीक। चलिए अब अगला स्थिति को देखते हैं। अगला स्थिति क्या है कि जब वस्तु को हम एफ और पी के बीच में, यानी कि फोकस और ये पोल जो है दर्पण का पोल, इसके बीच में जब हम रखते हैं वस्तु को, तो प्रतिबिंब का निर्माण क्या होता है, दर्पण के पीछे हो जाता है। यहाँ पर देखिए प्रतिबिंब बना है, दर्पण के पीछे होता है, तो यह बड़ा आभासी और सीधा प्रतिबिंब होगा, ठीक ना। ये वस्तु का आकार कैसा, इसमें प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा, तो बड़ा होगा, लेकिन वस्तु का इसमें प्रतिबिंब की प्रकृति जो है इसमें क्या हो जाएगा कि ये बड़ा हो जाएगा, यानी बड़ा होगा ही और आभासी और सीधा होगा, ठीक ना, आभासी एंड सीधा आता। मात्र एक ऐसा ही यही स्थिति है जिसमें कि प्रकृति क्या होता है अवतल दर्पण में, प्रतिबिंब का प्रकृति आभासी और सीधा होता है, और सब में क्या होता है कि ये वास्तविक और उल्टा ही देखिए, और सभी स्थिति में क्या है, वास्तविक और उल्टा ही होता है। अब देखिए, जब हम सबको एक एक करके देख लिए, तो अब सारे को जो है ना हम एक में देख लेते हैं, सारे को जब प्रतिबिंब को हम एक में देख लेंगे तो ज़्यादा हमको याद हो जाएगा। अब देखिए, ये एक अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण में क्या करेंगे कि ये क्या हो गया, आपको मुख्य अक्ष हो गया, ये क्या हो गया अवतल दर्पण का, ये मुख्य अक्ष हो गया, ठीक है ना। मुख्य अक्ष पर देखिए ये अनंत हो गया, और देखिए ये हो गया आपको वक्रता केंद्र, और ये हो गया आपको फोकस, और ये हो गया पोल, यानी दर्पण का पोल हो गया। देखिए प्रतिबिंब की और वस्तु की स्थिति कहाँ का हो सकता है, देखिए सबसे पहले हम वस्तु को रखेंगे कहाँ पर रख सकते हैं, पहला स्थिति में कि वस्तु को हम अनंत पर रखेंगे। जब हम वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब जो है ना आपको फोकस पर बनेगा, ठीक। जब वस्तु को हम अनंत पर रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, फोकस पर बन गया। अब देखिए दूसरा स्थिति में क्या होगा कि जब हम वस्तु को रखेंगे अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में, यानी कि अनंत और वक्ता केंद्र के बीच में जब हम वस्तु को रख दिए तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपको वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा, ठीक, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में बन जाएगा। अब देखिए तीसरा स्थिति क्या हो सकता है कि तीसरा स्थिति आपको हो सकता है कि जब वस्तु को जो हम वक्रता केंद्र पर ही रख दें, ठीक ना। देखिए वस्तु को जब हम वक्ता केंद्र पर ही रख देंगे तीसरा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब भी जो है आपको वक्ता केंद्र पर ही बनेगा, ठीक ना, वक्ता केंद्र पर ही बन जाएगा। अब देखिए अब अगला स्थिति क्या हो जाएगा कि जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे, जब हम वस्तु को कहाँ रख देंगे, वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में, ठीक है। जब वस्तु को हम वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में रख देंगे कि चौथा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपको ये इन्फिनिटिव और वक्ता केंद्र के बीच में बन जाएगा, ये चौथा स्थिति का प्रतिबिंब, ठीक ना। देखिए अब अगला स्थिति क्या बनता है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब हम वस्तु को जो आपको फोकस पर ही रख देंगे, ठीक है, जब वस्तु को हम फोकस पर ही रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब आपको बन जाएगा तो ये अनंत पर बन जाएगा, ठीक ना। और एक और स्थिति बनता है कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, देखिए एक और स्थिति बना है, ठीक, जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम यहाँ पर रखेंगे, यानी क्या कि फोकस और पोल के बीच में रखेंगे, ठीक ना, फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये इसका प्रतिबिंब जो है ना आपको दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक ना। इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो दर्पण के पीछे बनेगा, ठीक। अब देखिए अब कहाँ पर क्या क्या प्रतिबिंब बन गया, इस सब चीज़ को तो हम देख ही लिए। तो अब देखिए अब इसका हम प्रकृति देखते हैं। प्रकृति देखिए जो यहाँ जो है आपको फोकस और जो है वक्ता केंद्र और फोकस के बीच में जो ये दोनों प्रतिबिंब बना है, ये दोनों का प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। और जो वक्ता केंद्र पर प्रतिबिंब बना है इसका आकार बराबर हो जाएगा, और वक्ता केंद्र और अनंत के बीच में और तथा अनंत पर जो प्रतिबिंब बना है इसका आकार कैसा हो जाएगा, तो बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और ये टोटल का आकार क्या हो जाएगा, इस सभी का वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, इस सब का प्रकृति, ठीक ना। और जो दर्पण के पीछे बना है तो इसका आकार कैसा हो जाएगा, तो ये बस प्रतिबिंब ये सीधा होगा, ठीक ना। और इसका आकार कैसा हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। और ये प्रतिबिंब कैसा होगा, तो काल्पनिक हो जाएगा, ठीक ना, काल्पनिक। इस साइड देखिए हमेशा बनता था वास्तविक और उल्टा, और एकमात्र स्थिति है अवतल दर्पण में कि जो है एक काल्पनिक और
सीधा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। काल्पनिक और सीधा प्रतिबिंब किसमें, तो दर्पण के पीछे वाला स्थिति में बनता है, जब वस्तु को कहाँ पर रखा जाता है, फोकस और पोल के बीच में रखा जाता है, ठीक ना। देखिए आप इसको आप समझ गए होंगे। देखिए अब प्रश्न को बनाते हैं। प्रश्न क्या कहता है कि प्रश्न बनाने से पहले सबसे पहले आप देख लीजिए कि उत्तल दर्पण में कैसा, अवतल दर्पण तो देख लिया, अब उत्तल दर्पण में भी हमें देखना है कि उत्तल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है, वस्तु के किसी भी स्थान के लिए जो है ना काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब भी बनेगा, ठीक है ना। उत्तल दर्पण में क्या होगा कि वस्तु कहीं पर भी रहेगा तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, काल्पनिक ही बनेगा। काल्पनिक होगा तो वो सीधा होगा ही तथा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है। अब देखिए एक अवतल लेंस है, तो अवतल लेंस के लिए क्या स्थिति है प्रतिबिंब बनने का। देखिए वस्तु के किसी भी स्थान के लिए जो है यहाँ पर काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनेगा, ठीक ना। यानी कि उत्तल दर्पण और अवतल लेंस में सेम सेम होता है थ्योरी, ठीक ना। यानी कि वस्तु किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब इसमें भी बनता है, और अवतल लेंस में भी क्या होता है, किसी भी स्थान के लिए काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। देखिए हमने समतल दर्पण देख लिया, हमने क्या क्या देख लिया, समतल दर्पण देख लिया, अवतल दर्पण देख लिया। समतल दर्पण सबसे पहले देखा, फिर अवतल दर्पण देखा बढ़िया से, उसके बाद हमने उत्तल दर्पण देख लिया, अवतल लेंस देख लिया। अब देखिए उत्तल लेंस को देख लेते हैं, उत्तल लेंस में क्या कैसे कैसे प्रतिबिंब बनेगा। देखिए उत्तल लेंस में क्या क्या स्थिति हो सकता है। देखिए उत्तल लेंस ये है, ठीक, ये उत्तल लेंस है। चलिए ये लेंस हो गया उत्तल लेंस। अब देखिए इसका ये मुख्य फोकस हो गया, यानी कि मुख्य अक्ष जिसे हम कहते हैं, मुख्य अक्ष हो गया ये, ठीक। अब मुख्य अक्ष में देखिए क्या क्या स्थिति हो सकता है। देखिए सबसे पहले देखिए इसमें देखिए दो दो जो है ना आपको गोलाकार लेंस का ये कट करके बना हुआ है, ठीक है। देखिए एक ये है और ये दूसरा ये है, ठीक ना। ये दोनों मिल करके बना है, तो इसमें जो है दो फोकस होगा और दो वक्रता केंद्र भी होगा, ठीक ना। देखिए जब एक स्थिति होगा आपको अनंत इस साइड और दूसरा स्थिति इधर भी अनंत होगा, ठीक ना। और दूसरा स्थिति क्या हो जाएगा कि इसका जो फोकस होगा ये हो जाएगा आपको 2f1। देखिए इस साइड का जो फोकस होगा ये हो जाएगा 2f1, ठीक। और यानी कि इस साइड का जो वक्ता त्रिज्या होगा, सॉरी फोकस नहीं वक्ता त्रिज्या होगा, ये हो जाएगा 2f1 एक स्थिति, एक हो जाएगा आपको f1 स्थिति, ठीक है। आप उस साइड जब जाएंगे तो इस साइड हो जाएगा आपको f2 स्थिति, एक हो जाएगा आपको 2f2 स्थिति और एक हो जाएगा आपको अनंत का स्थिति, ठीक है। आप देखिए अब हम प्रतिबिंब को बनाते हैं। प्रतिबिंब देखिए जब हम वस्तु को कहाँ पर रखेंगे, जब हम वस्तु को जो है आपको अनंत पर रख दिए, ठीक। जब वस्तु को देखिए यहाँ पर हम अनंत पर रख दिए पहला स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपको f2 पर बन जाएगा, ठीक नहीं, f2 पर बन जाएगा, पहला स्थिति हो गया। अब देखिए दूसरा स्थिति में जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, दूसरा स्थिति में देखिए वस्तु को हम कहाँ रखेंगे, तो वस्तु को जो है दूसरा स्थिति में हम अनंत और 2f1 के बीच में रखेंगे, ठीक है। अनंत और 2f1 के बीच में रख दिए दूसरा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन गया, नहीं f2 और 2f2 के बीच में बन गया, ठीक। चलिए बना दिए प्रतिबिंब को। अब देखिए तीसरा की स्थिति क्या हो जाएगा कि तीसरा स्थिति में जब आप वस्तु को जो है ना हम 2f1 पर रख देंगे, 2f1 पर जब हम वस्तु को रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो प्रतिबिंब इसका 2f2 पर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए चौथा स्थिति क्या होगा कि चौथा स्थिति होगा आपको कि जब हम जो है ना वस्तु को जो है ना आपको कहाँ रख देंगे 2f1 और f1 के बीच में जब हम रख देंगे चौथा स्थिति में, तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बन जाएगा, तो इसका प्रतिबिंब आपको बन जाएगा 2f2 और अनंत के बीच में बन जाएगा, ठीक। और जब चौथा स्थिति हो गया, अब पांचवा स्थिति देखिए, पांचवा स्थिति में क्या होगा कि जब हम वस्तु को कहाँ रखेंगे, जब वस्तु को हम रख देंगे f1 पर, तो f1 पर रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा, तो अनंत पर बन जाएगा, ठीक। अब देखिए छठा स्थिति एक और है, तो इसमें क्या हो जाएगा वस्तु का, देखिए छठा स्थिति में क्या हो जाएगा कि जब वस्तु को जो है ना कहाँ पर रखेंगे, जब वस्तु को हम रख देंगे ये f1 और o के बीच में, यानी f1 और o के बीच में जब हम रख देंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, तो ये दर्पण के साइड ही बन जाएगा, जिधर वस्तु रखा जाएगा उधर ही प्रतिबिंब बन जाएगा, ठीक। यहाँ पर बन गया, ठीक। अब देखिए अब सारा जो होता है इसका प्रकृति क्या होगा, ठीक ना, सारा जितना भी है इसका प्रकृति क्या होगा। देखिए इस साइड जब आएंगे, जब पहला स्थिति और दूसरा स्थिति होगा, ये दोनों का आकार कैसा होगा, छोटा हो जाएगा, और जो 2f2 पर बनेगा इसका आकार बराबर हो जाएगा, और जो ये बनेगा आपको चौथा और पांचवा स्थिति में इसका आकार बड़ा हो जाएगा, ठीक ना। और सभी का प्रकृति वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक। चलिए आप प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न देखिए पहला क्या कहा है कि जब किसी वस्तु को हम वक्रता केंद्र और f के बीच में रखते हैं तो अवतल दर्पण में आकृति कहाँ बनेगी, यानी कि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हम की वस्तु को रखे हैं तो इसकी आकृति कहाँ पर बनेगी, यानी इसकी आकृति कहाँ ने, देखिए देख लेते हैं। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में जब हम वस्तु को रखे हैं, यानी कि वक्रता केंद्र ये हो गया और फोकस ये हो गया, ठीक ना। वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में, यानी कि चौथा स्थिति में जब हम वस्तु को रखे हैं तो ये कहाँ इसका प्रतिबिंब बनेगा, इसका प्रतिबिंब बन जाएगा आपको अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में बन जाएगा, ठीक ना। तो यानी क्या होगा इसका, तो यानी कि वक्रता केंद्र के बाद बना है, देखिए वक्रता केंद्र के बाद इधर है, तो ये वक्रता केंद्र के बाद बन गया, तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक ना। चलिए अब अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु के मुख्य फोकस पर रखने पर
अभिसारी दर्पण, या अभिसारी दर्पण किसे कहते हैं? तो अभिसारी दर्पण आपको अवतल दर्पण को कहते हैं, ठीक है ना। अभिसारी दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा, ठीक है। क्या कहा, कहाँ पर रखा है? तो मुख्य फोकस पर। देखिए मुख्य फोकस कहाँ है, ये है आपको मुख्य फोकस, ये है मुख्य फोकस पर। जब हम वस्तु को रखेंगे तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो अनंत पर बनेगा। तो यहाँ पर बना है अनंत पर, अनंत पर बनेगा। और प्रतिबिंब का आकार कैसा हो जाएगा? तो प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाएगा? बड़ा हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक बड़ा हो जाएगा, यानी अत्यधिक आवर्धित हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, ठीक है ना। चलिए अगला प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है आपको कि जब जो है किसी भी गोलाकार अवतल दर्पण की वक्रता केंद्र में रखे जाए, जब देखिए किसी वस्तु को जो है ना, आप किसी वस्तु को कहाँ रखेंगे? गोलाकार अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र में रखे जाने पर उस अवतल दर्पण द्वारा निर्मित इसके प्रतिबिंब स्थिति क्या होगी? देखिए जब हम वक्रता केंद्र पर रखेंगे वस्तु को तो उसका प्रतिबिंब की स्थिति कैसा होगा? कहाँ पर? तो अवतल दर्पण की बात कहा है। देखिए वक्रता केंद्र पर हम रख दिए वस्तु को, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो इसका प्रतिबिंब बन जाएगा वक्रता केंद्र पर ही बन जाएगा, ठीक ना। और प्रतिबिंब जो बनेगा ये वस्तु के बराबर होगा, ठीक ना। और इसका प्रकृति क्या होगा? वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। हमसे क्या पूछा है? तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो प्रतिबिंब जब वस्तु हम रखेंगे वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? तो वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वक्रता केंद्र पर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वस्तु को उत्तल लेंस के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच स्थित एक बिंदु पर रखा जाता है तो निर्मित होने वाली छवि क्या है? क्या रहा है कि उत्तल दर्पण के सामने, उत्तल दर्पण के सामने अनंत और दर्पण के ध्रुव के बीच में रखेंगे तो निर्मित होने वाले छवि क्या होती है? उत्तल दर्पण में क्या होता है कि मात्र एक ही स्थिति होता है, देखिए कहीं भी रहेगा वस्तु की किसी भी स्थान के लिए जो है ना काल्पनिक सीधा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक ना। यानी काल्पनिक और सीधा तथा छोटा बन जाएगा, यानी कि आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनेगा, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि यदि अवतल दर्पण में फोकस और ध्रुव के बीच कोई वस्तु रखी गई है तो निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण कहाँ पर रखे हैं? फोकस और ध्रुव के बीच, ठीक। ये है आपको फोकस और ये है ध्रुव। जब फोकस और ध्रुव की स्थिति बीच में रखेंगे, यानी कि छठा स्थिति में कह रहा है, जब रखेंगे तो वस्तु की निर्मित प्रतिबिंब का प्रकार क्या होगा? देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? ये दर्पण के पीछे बन जाएगा, ठीक ना। ये कैसा होगा? ये तो काल्पनिक होगा या आभासी होगा और सीधा और बड़ा होगा, ठीक ना। ये हमसे क्या कहा है? तो यहाँ ऑप्शन में बी दिया है आभासी नंबर, तो आभासी, इसका सही उत्तर आभासी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि किसी वस्तु को एक अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो उसका प्रतिबिंब निर्मित कहाँ पर होता है? यानी कि किसी वस्तु को है ना एक अवतल दर्पण के सामने हम अनंत पर रख दी, चलिए रख दिया अनंत पर, ठीक ना। रखा जाता है, उसका प्रतिबिंब निर्मित कहाँ पर होगा? देखिए उसका प्रतिबिंब जो निर्मित होगा ये आपको फोकस पर हो जाएगा, ठीक ना। ये फोकस पर हो गया इसका प्रतिबिंब निर्मित, ठीक ना। कहाँ पर होगा? फोकस पर। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि जब जब वस्तु को उत्तल लेंस में 2f1 स्थिति पर रखा जाता है तो छवि का आकार क्या होगा? यानी कि 2f1 पर रखेंगे, देखिए 2f1, ये है 2f1, तो 2f1 पर हम रख दिए वस्तु को, ठीक। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? देखिए प्रतिबिंब कहाँ पर बन जाएगा? ये 2f2 पर बन जाएगा, ठीक ना। और इसका आकार कैसा होगा? तो यानी बराबर होगा, यानी पहले जैसा ही पूर्ववत हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि कोई भी वस्तु उत्तल लेंस के डैश पर हो तो प्रतिबिंब आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा, ठीक ना। देखिए प्रतिबिंब जो है आपको आभासी, आवर्धित, आभासी और सीधा बनेगा किस स्थिति में? देखिए जब वस्तु को जो है ना F1 और O के बीच में रखेंगे ना, तो ये यानी कि ये वाला स्थिति में जब वस्तु को रखेंगे तो ये प्रतिबिंब, वस्तु का मतलब प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? दर्पण से पहले ही बन जाएगा। तो ये कैसा बनेगा? तो ये बनेगा आपको आवर्धित, आभासी और सीधा बन जाएगा। तो ये किस स्थिति में हुआ? ये हुआ आपको F1 और O के मध्य रखने पर हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है आपको कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होता है, ठीक नहीं। चंद्रशेखर सीमा जो है आपको किस पर लागू? देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू? देखिए चंद्रशेखर सीमा क्या होता है? ये जो है आपको द्रव्यमान मापने का एक इकाई है, ठीक है। चंद्रशेखर सीमा का मान क्या होता है? ये होता है आपको 2.765 गुना 10 के kg होता है, ठीक है। इसके द्वारा क्या किया जाता है आपको कि सितारों का द्रव्यमान मापा जाता है, ठीक है। ये किस पर लागू होगा? तो सितारों पर लागू होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि विभवांतर को मापने के लिए डैश उपकरण का प्रयोग किया जाता है। देखिए विभवांतर जो है इसको मापने के लिए आपको प्रयोग किया जाता है वोल्ट मीटर का, ठीक है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि एक शाफ्ट की आवर्तन गति को निर्धारित करने के लिए डैश इस्तेमाल किया। देखिए एक शाफ्ट की गति को निर्धारण करने के लिए आपको किसका प्रयोग किया जाता है? तो आपको टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो गया। चलिए अगला प्रश्न है कि दूध के समान रूप से वितरित करने के लिए दूध में बसी वसा गोलिकाओं का आकार को कम करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, ठीक है ना। वसा को जो हम गोलिकार को जो है ना कम कर दे, ठीक है ना, इसकी प्रक्रिया को हम क्या कहेंगे? तो इस प्रक्रिया को हम कहेंगे
आपको होमोजेनाइजेशन, ठीक ना, होमोजेनाइजेशन हो जाएगा, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि हवा डैश जो है हवा में नमी की अवशोषण की प्रक्रिया है, मतलब हवा में जो नमी रहती है उसको अवशोषित करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो उसे हम कहते हैं डेलेक्स्ट्रेशन कहते हैं, ठीक है, डेलेक्स्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार डैश द्वारा किया गया, ठीक है, यानी प्रत्यावर्ती धारा यानी कि एसी धारा का निर्माण जो है आपको किसके द्वारा किया गया है, ठीक है ना, तो एसी धारा का निर्माण आपके किया गया निकोलस टेस्ला के द्वारा, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न है कि लेजर इंटरफेरोमीटर ऑब्जर्वेटरी जो है हाल ही में ये खबरों में थी, ये किस लिए खबर में थी, तो किसका उत्तर हो जाएगा कि ये गुरुत्वाकर्षण लहरों की खोज के कारण, ठीक है, ये क्या किया था, गुरुत्वाकर्षण के लहरों की खोज किया था, ठीक है, इसी कारण से ये क्या था, खबर में था, ठीक ना। चलिए आज का अंतिम प्रश्न था, ठीक ना, आपको हम फिर से याद दिला देते हैं कि आज जो है आपको ट्विटर कैंपेन है, रेलवे में न्यू वैकेंसी के लिए आपको ट्विटर कैंपेन रखा गया है सुबह 10 AM से, ठीक ना, और हर दिन जो है आप लोग को ट्वीट करते रहना है, ठीक ना, और ये ट्विटर का कैंपेन का जो है आपको हैशटैग है कि हैशटैग मोदी जी _रेलवे_वैकेंसी_2, ठीक ना, इसमें देखिए आपको ध्यान में रखना है कि M कैपिटल है, R भी कैपिटल है, V भी कैपिटल है और D भी कैपिटल, ठीक है ना, आपको स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होना चाहिए। चलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए, धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।